हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जन सुविधाएं के बारे में। ठीक है, यानी कि यूनिट हमारा जो 4th था वो फाइनली हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिट 5th। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई है, यहाँ पे हमको पढ़ना है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। यानी कि इसमें जो यूनिट 5 में 2 या 3 चैप्टर जो भी हैं, तो इसमें पूरा हमको समझाया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्या रोल है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, मार्केट में, हर जगह पे हमारे सरकार की क्या भूमिका है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें जो यूनिट 5th का पहला चैप्टर है, अध्याय इसमें 9 है। और इसमें क्या है, हमारा जो यहाँ पे यदि टाइटल की बात करें, यानी कि इसका जो है जन सुविधाएं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि जन सुविधाएं, जन का मतलब होता है लोग, सुविधाएं का मतलब हमको कि जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गए, स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाएं चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे जो जीवन में ज़रूरी होती हैं, तो लोगों को जो मतलब चाहिए, ठीक है, लोगों को जीवन जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, उसमें सरकार कितना अपना रोल निभाती है, या सरकार की क्या इम्पोर्टेंस होती है लोगों के प्रति, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, सो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कीवर्ड्स की, तो इसमें पहला है, आप लोग अपनी नोट्स और पेन अपने यहाँ ले लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ 4-5 पॉइंट है इनको हमको लिखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है स्वच्छता। और स्वच्छता में क्या बात की गई है, स्वच्छता का मतलब यदि मैं इतना बड़ा ना पढ़ के आपको सीधे रूप से समझा दूँ कि स्वच्छता का मतलब क्या होता है, साफ़ सफाई करना होता है, बस सिंपल सा। ठीक है, कि स्वच्छ रहो आप। तो यहाँ पे यदि हमारा देश या हमारा माइंड जब भी स्वस्थ रहेगा या स्वच्छता पूर्वक रहेगा, ठीक है, यदि हम सफाई रखते हैं अपने माइंड की भी, अपने देश की भी, अपने घर की भी, अपने राज्य की भी, तो वहाँ पे हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, देश का विकास अच्छे तरीके से होगा। हर एक, क्योंकि एक स्वस्थ देश ही क्या कर सकता है, मतलब एक देश के स्वास्थ्य नागरिक ही देश का अच्छे तरीके से विकास या डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्वस्थ कब होंगे, जब स्वच्छता होगी। यानी स्वच्छता का मतलब क्या है, सीधे तौर पे साफ सफाई से है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम किताबी भाषा की बात करें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आपको लिखना है कि मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। ठीक है, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो क्या बात की गई है कि मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो मानव मलमूत्र है तो उसको सुरक्षित ढंग से नष्ट करने के, कि लोगों को कोई इससे हार्म भी ना हो और ये जो है वो नष्ट भी हो जाए, उसके लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कई सारी पॉलिसी लाई जाती है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ही चलाया गया है, जिसके अंतर्गत शौचालय वगैरह बनवाए जाते हैं हर गाँव में, यानी कि सिटी में, गांव में, हर जगह बनवाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पे बनने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उसका सही यूज नहीं करते हैं। यदि आप में से कोई भी गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन होती है गाँवों की। ठीक है, शौचालय बन जाती है लेकिन आदत से बाज नहीं आते हैं, खैर उनकी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। यानी कि गंदा पानी जो होता है उसकी सफाई के लिए क्या कर दिया जाता है, पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि यदि हमको संक्रमण से बचाना है हमारे घर परिवार को, आस पड़ोस वालों को, या कि पूरे देश को, तो ऐसा करना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक से बनते हैं दो से बनते हैं तीन से बनता है हमारा राज्य परिवार, और उसके बाद हमारा होता है पूरा देश बनता है राज्यों से मिलके। ठीक है, तो जनता से ही मिलके देश बनता है, और यदि हमारा घर अपना घर स्वच्छ रखेंगे हम, तो हमारा देश भी क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो यहाँ पे इसमें क्या बात की गई है कि ये जो संक्रमण ना फैले, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कितने वायरस निकलते हैं,
नालियों में कितने कीड़े होते हैं, कितनी गंदगी होती है, उससे आदमी बीमार ना पड़े, उसके लिए ये करना ज़रूरी होता है। मीन स्वच्छता या कि साफ़ सफाई रखना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंपनी। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है। ठीक है, अभी तक आपने कंपनी सुना होगा कि कंपनी होती है, ये कंपनी बनाई गई, सीमेंट कंपनी बनाई गई या और भी जो कंपनी होती हैं, तो वहाँ पे बनाई जा रही कंपनियाँ। लेकिन कंपनी का मतलब क्या होता है, यदि उसका पूरा मतलब हम समझे कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है। ठीक है, तो ये एक तरह क्या होती है, कमर्शियल यहाँ पे बात करें तो संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। यानी जिसकी स्थापना क्या करती है, कुछ लोग करते हैं या कि सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है, उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। ठीक है, यानी कंपनियां दो तरह की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि जब भी कंपनी बनती है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें एक आदमी यदि वर्क कर रहा है, सपोज आप यदि क्या कर रहे हैं, तेल बना रहे हैं, ठीक है, ऑयल बना रहे हैं या कि मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में रह के बना रहे हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम नहीं कहेंगे कि आपने कंपनी खोली हुई है। लेकिन आपके साथ आपके पार्टनर हैं, 2-3 लोग हैं, 2-3 से 10-15 लोग हैं, वर्कर हैं, आपके पार्टनर हैं, और भी यहाँ पे जो हैं, तो यदि एक से अधिक लोग मिलके किसी संस्था पे वर्क करते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, वो हमारी कंपनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कि कंपनियां भी दो तरह की होती है, एक निजी कंपनी होती है और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें समझाया भी गया है और इसमें बात भी की गई है कि संचालन जो होता है, यदि निजी मतलब अपने प्राइवेट वाले जो होते हैं उनके खुद के हाथ में होता है, जैसे टाटा स्टील कंपनी है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं जो इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि कंपनियाँ जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी कंपनियाँ किससे संबंधित है। और आज आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि यहाँ सिर्फ हम एक निजी कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, लेकिन आपको गूगल से सर्च करके और भी कितनी सारी कंपनियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि और जो भी प्राइवेट कंपनी कितनी है और या कि गवर्नमेंट कंपनियां, दोनों का ही गूगल से सर्च करके आपको बताना है। उसके बाद हमारा आता है सार्वभौमिक पहुंच। तो इसमें यदि हम बात करें, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है वो क्या है, सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल रीच जो होती है, इसके बारे में यदि हम बात करें, ये क्या होती है सार्वभौमिक पहुंच। इसमें है कि जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है, यानी कि जब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पूर्ण रूप से हासिल हो जाती है, यानी उसके पास आ जाती हैं और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो घर में नल में पानी आ रहा हो, ठीक है, तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त हो, यानी कि फ्री में मिल रहा हो, उपलब्ध हो, तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि सार्वभौमिक पहुंच का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास भी होनी चाहिए, हमारे पास भी होनी चाहिए, हर एक के पास होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई का पानी आता है तो वो आपके घर में भी हो, हमारे घर में भी हो, आपके पड़ोसियों के घर में भी हो, यानी कि सबके पास तक बराबर चीज़ें पहुंच रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मूलभूत सुविधाएं। अब मूलभूत सुविधाएं का मतलब क्या होगा कि भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई, आप यदि हम यहाँ पे मतलब एक कॉमन बात करें, मतलब अपने वर्डों में कहें हम, तो क्या होता है कि जब इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान होती है। तो उसमें क्या होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान ना कह के यदि हम थोड़ा ट्रेडिशनल रूप से कहें तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वस्त्र में कपड़े आ ही जाएंगे, भोजन,
और आवास। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारी मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है, तो भोजन है, पानी है, आवास है, साफ सफाई है, स्वास्थ्य है और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि खाना नहीं खाएंगे तो भी जीवित नहीं रह सकते हैं, यदि पानी नहीं पिएंगे तो भी जीवित नहीं रह सकते हैं, घर नहीं है तो हो सकता है कि कहीं झोपड़ी वगैरह में रह ले, लेकिन उसके लिए भी हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो भी हम बीमारी से मर जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छी तरह से जी पाएंगे और हमारे पास बेटर एजुकेशन होगा तो क्या होगा कि हम समाज में एक अपना अस्तित्व बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे, आई होप कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं यानी कि स्वच्छता, कंपनी, सार्वभौमिक पहुँच और मूलभूत सुविधाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और इसको 1 से 2 बार लर्न कर लेना है और जो हम पिछला लिखे हुए हैं साथ साथ उनको भी आपको डेली 1 से 2 बार रट्टा मारते रहना है। ठीक है, जितना चीज़ें आप पढ़ सकते हो वहाँ पे हमको कोई PhD पास UPSC वालों को नहीं चाहिए, तो इसमें बस हमको अपने एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करनी है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये बात आप सभी लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेटर होगा कि हम इधर उधर कंटेंट के पीछे ना भागें, पहले जितना हमारे पास है उतना कंप्लीट कर ले। उसके बाद यदि हम भागते हैं, आप देखते हो कि बहुत सारी लाइब्रेरियां तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं UPSC की तैयारी, एक ईगो होता है अपने अंदर ना कि मैं तो इतने हाई लेवल पद की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पे बुकें बिल्कुल लगी हुई है, लाइब्रेरी सजी हुई है उनकी, लेकिन पढ़े कितना हो कुछ पता नहीं चलता। अब इसको पढ़ें या उसको पढ़ें या उसको पढ़ें, इसलिए आपको क्या करना है कि जितना आपके पास है सबसे पहले तो यदि सही स्ट्रेटेजी अपनाना है, यानी ऐसा नहीं है कि हम लास्ट अटेम्प्ट तक देते ही रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हमारी मेहनत है तो ऐसा होना चाहिए, बस एक टारगेट होना चाहिए कि हम 2 से 3 या कि 1 से 2 या 2 से 3, ठीक है, इतने हमारे फर्स्ट या लास्ट अटैम्प्ट ही होंगे, उसके बाद हम आगे की अपनी देखेंगे। तो ऐसे में यदि टारगेट बना के हमको पढ़ना है, कितने में ही हमको कंप्लीट करना है और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको सिलेबस पे कमांड होनी चाहिए और ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद हमारी जो बुक लिस्ट है ना बहुत छोटी होनी चाहिए, एकदम बहुत ही, जितना कि हमारा काम भी हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं और ये रियलिटी है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप जितना किताब से पढ़ोगे वो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल सत्य बात है, किताब से हम जितना पढ़ते हैं वो कुछ भी नहीं आता है। अब आप यहाँ पे मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे होंगे कि किताब से पढ़ेंगे उतना आता नहीं। हाँ, किताब से आता वही टॉपिक रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन वहाँ पे कुछ, क्योंकि उसको DM चाहिए, ठीक है, कोई वहाँ पे उसको अलग से वो नहीं चाहिए कि कोई साइंटिस्ट चाहिए या कुछ और चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं हमेशा जो कि जैसे वैदिक सभ्यता का पूछ रहा है, उसको वर्तमान में हमारी क्या क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे उसको वर्तमान में देखा जा सकता है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया, हमने तो पढ़ा था वैदिक सभ्यता की विशेषताएं पढ़ी, वैदिक सभ्यता के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पे हमको वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी जो स्किल पावर है ना बहुत बेटर स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, मीन्स अपनी समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिखना सब कुछ हमको अपने से है, बस हमको समझ बढ़ानी है और जो वर्ड्स होते हैं कि क्या क्या हमको वहाँ पे कोट करने हैं, तो उसके लिए किताबें पढ़ते हैं, हमारे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए आप ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज वैसे मैं इतना बकबका रही हूँ, खैर सबको लगता है कि हम जितना आए रहा, मतलब कि जो भी मिले, जहाँ से भी मिले, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स मिल रहे हैं, किसी और का भी नोट्स मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, वो सब हमारे पास आ जाए। ठीक है, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन हमारे पास आ जाए, एक बार इसको भी देख लें, एक बार उसको भी देख लें, इधर उधर जितना भी होता हम सब कर लें। लेकिन हमको मिलता क्या है, और फिर मेरी बहुत से बच्चों से बात होती रहती है, बोलते पढ़ते तो हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकलता है, प्री के एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि जितना भी है मेरे पास सब पढ़ लूँ एक एक बार। लेकिन जितना आपके पास पहले, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आपको कि कंटेंट अपना थोड़ा, मतलब जो हमारी बुक लिस्ट है, जो हमारे मैटर है, उनको थोड़ा कम कीजिए।
ठीक है। और कम करने के बाद उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर यदि टाइम बचता है तो अपने एंजॉय के लिए पढ़िए, अदरवाइज आपको उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि उसको आप कई बार रिवाइज करते हो, कई बार उसी कंटेंट को आप रिवाइज करते हो, तो वहाँ पे हम सिलेक्शन पा सकते हैं आसानी से। लेकिन 10 बुक को हम एक एक बार पढ़ के सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। ये बात आप यदि समझ रहे हैं मेरी बातों को तो प्लीज़ एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कि जब भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे पता है सबके साथ, ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ उसका आउटपुट नहीं निकल रहा। तो वो इसीलिए नहीं निकल रहा क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। बस हमको स्मार्ट स्टडी करनी है कि क्या क्या जो बुक्स हैं उनमें से पढ़ के हम क्या निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, मेंस के, प्री के, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्री का क्वेश्चन देखिए आप, क्या किताब से आया था। हमको ऐसा लग रहा है कि हमने सब पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा घुमा के दिया था ना कि वहाँ पे किताब में तो कहीं हमको ये मिलेगा नहीं। सीधी सी बात है। जो बिल्कुल फैक्चुअल थे कि भीलसा मध्य प्रदेश में है, ये वो जो भी हिस्ट्री का था या कि कुछ और थे, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन को घुमा दिया था कि दिमाग पूरा हैंग हो रहा था देख के, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, और प्लीज़ मेरी बात यदि या थोड़ा बहुत भी आप लोग फॉलो करते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा मानने की, ठीक है। एक बार अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा क्योंकि बेटर होगा, और आप अच्छा फील करेंगे कि हम जितना पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और हमारा वो कंप्लीट भी हो रहा अच्छे तरीके से। तो नो इश्यू, आप कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें सबसे पहले है कि अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग बस से यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों से गुजरते जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो देखते जा रहे हैं कि क्या कैसे, मतलब पूरा जो भी लोकेशन होता है, आप सब भी जाते होंगे, यात्रा करते होंगे, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सब आप सभी देखते होंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पे कुछ सिटी वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं चेन्नई के लोग और पानी, ठीक है। इसमें क्या है कि श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। खासा यानी कि मतलब बहुत अच्छा आकर्षक है या अट्रैक्टिव है। यहाँ के नस्लों में 24 घंटे पानी रहता है, ठीक है। सॉरी, नल है यहाँ पे, नस्लों नहीं है। तो यहाँ के नलों में क्या होता है कि 24 घंटे तक पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकरों का या कि टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी जो ये केस स्टडी है इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है यहाँ पे कि श्री राम गोपाल नाम के व्यक्ति जो हैं वो एक आला अधिकारी या कि सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं, ठीक है। चेन्नई में अन्ना नगर है, वहाँ पे वो रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खासा आकर्षक है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी की मात्रा मिलती है, तो मतलब जो भी बाग बगीचे लगाए जाते हैं तो वहाँ पे पौधों को पानी दिया जाता है, इसलिए काफ़ी अच्छा हरा भरा माहौल है, बेहतर है, ठीक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम हो जाती है तो जो श्री राम गोपाल जी हैं वो नगर के मतलब नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकरों का या कि टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उनके यहाँ पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है, क्योंकि नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप में से जो भी 7th क्लास की एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से और 6th क्लास की एनसीईआरटी को, दोनों को ही यदि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से समझे कि नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो यहाँ पे हर एक जितना भी
ये काम होता है क्योंकि हर एक सेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे रहते हैं, ठीक है। राज्य ने मतलब सेंटर ने स्टेट को दिया, स्टेट में भी अलग अलग डिपार्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग, फिर तहसील में आता है, तहसील भी अपना अलग अलग बांट के डिपार्ट बनाते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ वेल मेंटेन व्यवस्था होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक आदमी वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोग यदि रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आई होप कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ नगर पालिका 2 दिन में, यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पानी घर घर पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नगर पालिका वालों की है, ठीक है। तो 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, ठीक है। जिनके घर में निजी बोरवेल है, यहाँ पे जो बोरवेल या समरसीबल की बात करें तो इसको एक निमज्जन वर्ड होता है, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये अभी 2020 के यूपीएससी के दैट मीन्स 4 अक्टूबर के क्वेश्चन में ये निमज्जन वर्ड आया हुआ था हिंदी वालों के लिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश में भी डरे नहीं, इंग्लिश से भी अपना पढ़ाई करते रहें तो बेटर होगा, क्योंकि जितना डरेंगे उतना ही हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो जो ये समरसीबल था वहाँ पे यदि सपोज जिसको इंग्लिश नहीं आती रही होगी या जिसने भी हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं देखे होंगे वो उस क्वेश्चन को ज़रूर स्किप कर दिए होंगे, क्योंकि निमज्जन हो सकता है कि आप में से कई लोग सुने होंगे, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही थी वो निमज्जन जो वर्ड था। तो जब उसको मैंने समरसीबल देखा तो मुझे पता चला कि ये समरसीबल है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये जितने भी वर्ड हैं तो इनके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यदि हम याद कर लेंगे, पूरी ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ो A to Z, लेकिन जो कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ टर्म्स हैं उनका हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है। तो यहाँ पे निमज्जन भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बोरवेल से पूरी हो जाती, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है, लोग उसे शौचालय और साफ़ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है, ठीक है। सुब्रमण्यन जो है टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं, ठीक है। जैसे जल शोधन उपकरण यानी कि जो भी पीने का पानी होता है जो उनके ट्यूबवेल से निकलता है या समरसीबल से निकलता है, जिनके घर में है, कुछ तो उसी जो भी सप्लाई का पानी होता है उसी पे आधारित होते हैं, लेकिन कुछ के घर में होता है तो वो लोग आरओ लगा लिए या कि फ़िल्टर लगा लिए या कुछ और फिटकरी वगैरह डाल के पानी स्वच्छ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो मतलब जल शोधन उपकरण घर में लगवाए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी खारा है और इस टाइम तो और आप हर जगह पे देखोगे तो पानी तो मिलेगा लेकिन खारा पानी मिलता है। कहीं भी हम देखेंगे तो पीने लायक पानी बचा ही नहीं है और उसमें भी हमारी ही गलती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं तो मडी पक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है, यानी कि 2 अभिव्यक्तियों की कहानी पढ़ चुके हैं कि एक जो सरकारी सर्विस में थे उनके पास बहुत अच्छी खासी उनके मोहल्ले में सुविधाएं थी, जब भी पानी ख़त्म होता था तो वहाँ पे पहुँच जाती थी, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर देख रहे हैं कि पानी की कितनी किल्लत थी। देन अब तीसरी कहानी, ठीक है। मणि पक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है, उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ले जा पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से मतलब पानी की बोतलें खरीदता है, ठीक है। तो पानी इसको नहीं मिल पा रहा किसी भी कीमत में, ये पीने के लिए क्या करता है कि बाजार से बोतलों का पानी खरीदता है जो बॉटल में आते हैं और उसको पीता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे की कहानी देखिए। पद्मा, ये सारे जो पढ़ रहे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सौदापेट में काम करती है और वहाँ पे बात करें तो पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है, यानी कि माहवार का मतलब क्या है कि प्रत्येक महीना, ठीक है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए
कोने में एक ही नल है, ठीक है, यानी कि 30 झुग्गियों के लिए, यानी जो मैंने अभी बताया कि सप्लाई का पानी आता है। तो सिटी में भी कई जगह पे ऐसे है कि वहाँ पे लोग भीड़ लगाते हैं सुबह शाम, और पानी एक ही मतलब 2 टाइम ही आता है, एक बार सुबह आता है, एक बार शाम को आता है। तो वो वेट करते रहते कब पानी आएगा, स्वच्छ पानी आता है, और वहाँ पे फिर वो अपना पानी लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ के यहाँ की जो बताई जा रही पद्मा की कहानी, इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए क्या है कि कोने में एक नल लगा हुआ, इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है, ठीक है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता है, उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि गर्मियों की हालत ऐसी होती है कि आप टीवी वगैरह में देखते होंगे कि वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है एक नल है वो भी आ रहा है, अब देखिए कि एक नल है, यदि वो भी बंद हो गया तो क्या होगा, फिर तो उनको जाना पड़ता और कोसों दूर जाना पड़ता पानी लेने के लिए। और ये आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी 2008-9 की पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम की घटना है। वर्तमान समय में भी कुछ ऐसा ही जो समय है हमारा वो चल रहा है। इसमें यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है। आप पानी का देखते हो कि गर्मियों में टीवी वगैरह में दिखाता है, लगातार कमियाँ दिखा रही हैं, और उन सब की वजह हम सभी लोग हैं। ये भी सत्य है कि उन सब ये जो हो रहा है सबकी वजह ही हम खुद ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खैर गवर्नमेंट को सुधार करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के साथ साथ यदि हम भी साथ देते हैं, मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ कि यदि हमारा योगदान मिलता है तो बेहतर सुधार हो पाएगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी तो कब से बनती आ रही है और बनती चली जाएंगी, कुछ होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता नहीं जागेगी तो कुछ होने वाला है भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी, तो इसके आप पूरा ये जल के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि जन सुविधाएं जो होती हैं तो सबसे पहले तो पानी चाहिए, हमको आवास चाहिए, तो सबके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। डोंट वरी, सारा जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो सब कुछ हम समझने वाले हैं। सो अब मिलते हैं लास्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और फ्रेश माइंड से पढ़िए प्लीज़। मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बहकावे में मत आइए, थोड़ा सा कंटेंट रखिए, उसको पहले कंप्लीट कीजिए, एक बार नहीं 10 बार, जब तक रिवाइज करते रहिए, मोर देन रिवाइज करिए, जितना आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करिए, और यकीन मानिए कि एक दिन आप कहोगे कि हाँ मैडम ने बोला था बिल्कुल सही बोला था। और यदि सही बिल्कुल मतलब सफलता पानी है, हमको एक पढ़ाकू बनना है तो आप पढ़ सकते हो, बेशक शौक से पढ़िए आप, लेकिन सच में सक्सेस पानी है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत हमको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अकेले, ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, और हम अकेले पढ़ने वाले ऐसे टैलेंट बच्चे नहीं हैं जो कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे और सिर्फ कितने 6 लाख पेपर, 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो प्री का पेपर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अभी तो 1-2 लाख ही मेंस का देंगे, और उसके बाद कुल वहाँ पे इंटरव्यू में कुछ 1000, 1500, 2000 जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद 800 से 900 लोग ही सेलेक्टेड होते हैं। अब लगा लीजिए आंकड़ा आप कि कितना ये एग्ज़ाम जो है आसान है या कितना टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते सब हैं, भेड़ चाल चलते सब हैं, लेकिन जो कुछ अलग कर जाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, और जो वही चाल चलते रहते हैं, ये पढ़ो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, आने दो, सब कुछ जो भी आ रहा है सब पढ़ लेते हैं, सब में एक ही लिखा रहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक ही चीज़, जो भी हमारी ऑथेंटिक बुक है उनको ही आप पढ़िए, बाकी कुछ भी नहीं है। ये कोचिंग की नोट्स वगैरह में ज़्यादा ना पढ़िए तो बेटर होगा, मैं यही सजेशन दूंगी और हमेशा दूंगी। मैं ये ऐसा नहीं कह रही किसी कोचिंग को आप फॉलो मत करिए, अच्छी बात है, आप जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन थोड़ा इस बात पे गौर करिए, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो जो टाइम है हमारा, तो हम सारा दिन पढ़ते हैं वो सही डायरेक्शन पे लगे, बस इतना ही मेरा मकसद है। और मुझे पता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के रूप में क्या फीलिंग आती है अंदर से, क्या हम सोचते हैं, कितने सारे डाउट्स होते हैं, वो सब कुछ हम लोगों को पता है, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी स्टूडेंट हैं, तो ये सारी बातें
क्योंकि हमारे मन में भी डाउट्स आते हैं, कैसे पढूं, क्या करूं, कहाँ से लाऊं, कैसे। तो आई होप मतलब इतना तो पता है कि सबके मन में आते होंगे, क्योंकि हम सब इतने भी जीनियस नहीं है कि स्वामी विवेकानंद वाला माइंड लेके पैदा हुए। तो इसलिए चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कोई डजेंट मैटर, कोई इसमें मैटर नहीं करता है। हम बस सही स्ट्रेटजी अपनाएं, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें तो बेटर होगा। चीज़ों को निकालना सीखें, एक दूसरे से इंटरलिंक करना सीखें। यदि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को हिस्ट्री से लिंक करें, हिस्ट्री को जियोग्राफी से करें, जियोग्राफी को हम इकोनॉमिक्स से करें, तभी हम कहीं जाके सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हम इनको अलग करके पढ़ ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनको अलग करके हम पढ़ ही नहीं सकते। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आधी से अधिक जियोग्राफी आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ जियोग्राफी हिस्ट्री में कैसे आती है। अब पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत कहाँ पे है, जियोग्राफी आ गया ना। पानीपत कहाँ पे है, किस स्टेट में है, कहाँ मतलब कि वो वहाँ पे उसके आसपास कौन से ज़िले हैं या कहाँ पे है, ये तो ये आ गया ना। ये मतलब दिल्ली में लाल किला बनाया गया है या आगरा में जो भी ताजमहल बनाया गया है, ये सब कहाँ पे है। ठीक है, तो हमको जियोग्राफिकल मैप बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे ही तभी हमारा कुछ भला होने वाला, कल्याण होने वाला है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग गौर किया करिए। मैं नहीं कहती कि पूरी बात मेरी सही ही होती है, आप मानिए ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत मानने लायक होती है, क्योंकि जो फंडा है सुनिए सबकी, करिए मन की। तो हमको सुनना सबकी चाहिए, करना अपने मन की चाहिए, लेकिन कोई अच्छा बोले तो थोड़ा बहुत उसकी मान लेनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारा जहाँ पे भला हो रहा है ना, तो एक मूर्ख व्यक्ति भी बोल रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें भला है मेरा, तो उसको अपने अंदर अपना लेना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।